हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत भूगोल चल रहा है और पिछले वीडियो हमने भारत के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उत्तर भारत के अफवाह तंत्र और दक्षिण भारत के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। उत्तर भारत में हमने बताया था सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और दक्षिण भारत के नदी तंत्र में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह इत्यादि नदियों के बारे में हमने बात की थी। आज का वीडियो में प्रपात और झीलें पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और प्रश्न पूछे जाए तो उनको बताने का प्रयास जरूर करने आप लोग, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रपात और झीलें, ये दोनों क्या हैं? प्रपात का मतलब होता है कि पानी का संकलित रूप से गिरना, ठीक है। प्रपात को ही हम क्या बोलते हैं? झरना भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। प्रपात को ही हम झरना भी बोलते हैं, ठीक है। तो पानी का संकलित रूप से गिरना प्रपात कहलाता है या फिर झरना कहलाता है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादातर जो अधिकांशतः देखा जाए प्रपात कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये दक्षिण भारत में ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आ चुका है पहले, तो ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में ज़्यादातर जलप्रपात पाए जाते हैं। चौड़ाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जलप्रपात जो भारत में है, नाम है उसका जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है, जो कि कहाँ पे है? शरावती नदी पे, ठीक है। तो शरावती नदी पर चौड़ाई के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसका नाम है जोग प्रपात या गरसोप्पा, ठीक है। अब यहीं पे चौड़ाई की दृष्टि से हुआ, तो एक हम अगर आयतन की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है? शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर। पिछले वीडियो में हमने कावेरी के बारे में बताया था। 3 द्वीपों का निर्माण करती है ये नदी। नाम क्या है? श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ठीक है। और श्रीरंगम के बारे में हमने क्या बताया था? श्रीरंगम के बारे में हमने बताया था आपको कि ये श्रीरंगम है, ठीक है। श्रीरंगम है ये। एक नदी इधर से आ रही और एक नदी इधर से आ रही है, यहाँ पे दोनों मिल रही हैं। यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है कल्लनई बांध। कल्लनई बांध, ठीक है। ये नदी कौन सी है? ये वाली है कोलिदम नदी, ठीक है। और ये है कावेरी, ध्यान रखना। कावेरी नदी श्रीरंगम के दक्षिण से आती है और कोलिदम नदी ये श्रीरंगम के उत्तर से आती है। दोनों जब मिलती हैं पार करके, तो वहाँ पे कल्लनई बांध का निर्माण किया गया है। और इसको कराया किसने था? हमने बताया था चोल शासक ने करवाया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि कल्लनई बांध कहाँ है, ठीक है। चलिए, तो शिव समुद्रम जलप्रपात आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है भारत का, और ये कावेरी नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? ये भी पूछा गया है। तो ये सुवर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो हुंड्रू जलप्रपात है ये सुवर्णरेखा नदी पर है, वो भी झारखंड में है, ठीक है। चलिए आगे है
कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। तो प्रपात से संबंधित एक क्वेश्चन तो एक प्रश्न जरूर आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इनका, ठीक। चित्रकूट, चित्रकूट को भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है। ये इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी कहाँ है? इंद्रावती नदी आपकी पड़ती है छत्तीसगढ़ में। है ना। और इसी के नाम से एक रिजर्व क्षेत्र भी है, वो भी छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है, इंद्रावती के नाम से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। एक है दूध सागर जलप्रपात, ये कहाँ पे है? ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है, मांडवी नदी पर। दूध सागर जलप्रपात नाम है इसका, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। नदी का नाम है मांडवी, ठीक है। मांडवी भी बोलते हैं इसको, महादई भी बोलते हैं, ध्यान रखना। मांडवी को ही महादई भी बोलते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखना। नाम हो सकता मांडवी ना देखे महादई आ जाए, तो वहां गलत नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो महादई भी बोलते हैं इसको। आगे भी धुआंधार जलप्रपात, ये हमने बताया था, नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में बनती है ये धुआंधार जलप्रपात, है ना। फिर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर हम बात करें तो कुंचिकल को माना जाता है, ठीक है। कुंचिकल को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है इस समय। और एक है लैंडसिंग और नोह काली कई नाम है, ये मेघालय में स्थित है, ठीक है। लैंडसिंग, नोह काली कई जलप्रपात मेघालय में स्थित है। मेघालय के कुछ और जलप्रपात भी हैं, जैसे कोहलांगट, डिंगडिंग कोहलांगट भी मेघालय में ही है। मोकमा डेयर, फैल ईगल, देखिए मेघालय में कुछ और जलप्रपात हैं। एक तो रोंग बैंग नाम है, रोंग बैंग, ये भी जलप्रपात है मेघालय में। दूसरा है बेनिया, ठीक है। फिर डिंगडिंग कोहलांगट जलप्रपात भी है, मेघालय में ही है, डिंगडिंग कोहलांगट। मोकमा डेयर, ये भी वहीं पे है मेघालय में। फैल ईगल, ये भी मेघालय में है। फिर क्रिनोलिन भी वहीं पे है। फिर लेसका, बर्डो, पेलेगा, बिशप, बिडॉन, वहरासी, मफलफंग, वकाबा, तिरसी, बेई, तो ये सब क्या है? ये सब जलप्रपात के नाम है जो कि मेघालय में ही है, ठीक है। वकाबा, इंद्रधनुष, हाथी, नोह सिंगिथियांग। नोह सिंगिथियांग का मतलब होता है 7 बहनें, तो ये भी एक जलप्रपात का नाम है जो कि मेघालय में ही है। फिर डैंथलेन, मवालिनांग और कुरंग सूरी, ये सब मेघालय के जलप्रपात हैं, ठीक है। थोड़ा इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया हमने कुंचिकल है। कुंचिकल कहाँ पे है? ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में है, ठीक है। तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में, ओके। चलिए, प्रपात और झील देख रहे थे, तो झील भी जानना जरूरी है कि जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को क्या कहते हैं? झील कहते हैं, ठीक है। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को हम झील बोलते हैं, ठीक। केरल की वेम्बनाड झील है जो कि सबसे बड़ा लैगून है भारत में। तो प्रश्न भी आ चुका है, भारत में सबसे बड़ा लैगून केरल की वेम्बनाड झील है, ठीक है। अब पूछेंगे लैगून क्या होती है? लैगून के बारे में बताएं। तो ये कोई एक बड़े जल निकाय का उथला हुआ भाग होता है जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी से या अवरोध के कारण अंशतः देखा जाए या पूरी तरह पृथक होता हो, ठीक है।
जैसे ये समुद्र है, ये पूरा हमारा समुद्र है, ठीक है। इधर ये भारत में ऐसे ही ऐसे करके है, ठीक है। इधर होगा कहीं ये वेम्बनाड यहीं कहीं होगा, ठीक है, और नीचे होगा यहाँ कहीं होगा, ठीक। तो लैगून का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई बीच में ऐसे स्थलीय पट्टी होगी या अवरोध होगा पतली सी, जो इस समुद्र को और इस झील को अलग कर रहा होगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं लैगून। तो किसी बड़े जल निकाय का उथला हुआ भाग जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी या फिर किसी अवरोध के द्वारा अंशतः या पूरी तरह से पृथक होता है, उसी को हम लैगून बोलते हैं। तो ध्यान रखना लैगून क्या होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बोलेंगे नहीं, ठीक है। वेम्बनाड सबसे बड़ा लैगून है। तो चिल्का लैगून, चिल्का जो झील है वो उड़ीसा में है, ये महानदी के मुहाने पर स्थित है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। तो महानगर उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर चिल्का झील स्थित है, चिल्का लैगून स्थित है, ठीक। फिर वूलर झील, वूलर झील जम्मू कश्मीर में है, यह गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील, नदियां अपना जब मार्ग परिवर्तित करती हैं तो उनके उससे बनता है गोखुर झील, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे और भी झीलें हैं। पुलिकट झील है, ये कहाँ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है ना। ये आपका भारत हमारा ऐसे ही ना कुछ करके, ये है तमिलनाडु और ये है आंध्रा, है ना। तो यहाँ पे है, यहीं पे पुलिकट झील स्थित है, और पुलिकट झील पर ही श्रीहरिकोटा स्थित है, ध्यान रखना। तो तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर पे है, मतलब दोनों में लगा हुआ है पुलिकट झील, यह खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो दूसरी सबसे बड़ी झील जब खारे पानी की ये है, तो पहली सबसे बड़ी कौन सी हो सकती है, सांभर झील। सांभर झील सबसे बड़ी है, जो कि नमक का बहुत बड़ा स्रोत है वो, ठीक है। बहुत बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन वहीं से होता है, सांभर झील से ही। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। डल झील है, डल झील श्रीनगर में है, आपको पता है। पेरियार झील कृत्रिम झील है, ये पेरियार झील जो है वो कृत्रिम झील है, और यह केरल में स्थित है, ये ध्यान रखना। केरल में स्थित है पेरियार झील, जो कि कृत्रिम रूप से निर्मित है, मतलब मानव निर्मित है, ठीक है। लोकटक के बारे में पता ही है, शंघाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है, उसको डांसिंग बियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो लोकटक झील झील मणिपुर में है, यह फुमडी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखना, फुमडी के लिए प्रसिद्ध है लोकटक झील। तैरता हुआ पार्क स्थित है आपके लोकटक झील में, ठीक है। सांभर झील आ गई, राजस्थान में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। ये हो गया सांभर झील, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, ठीक। अच्छा, लोकटक झील में पार्क है ना एक, नाम क्या है उसका, उस पार्क का नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। और ये जो झील है, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। सबसे बड़ी नहीं है, मीठे पानी की झील है लोकटक झील, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे, आगे कोलेरू झील है एक, ये आंध्र प्रदेश में है, मीठे पानी की झील ये भी है। कोलेरू झील भी मीठे पानी की झील है आंध्र प्रदेश में, तो इसका मतलब खारी नहीं है, ठीक है, मीठी भी है, ठीक। तो मीठे पानी की झील है। रूपकुंड उत्तराखंड में है, इसको रहस्यमयी झील भी बोलते हैं। रूपकुंड को रहस्यमयी झील बोलते हैं, इसको हिम झील भी कहते हैं, इसका नाम एक और है हिम झील, रूपकुंड को,
ऐसे नहीं, ऐसे हिम झील बोलते हैं इसको। रूपकुंड को रहस्यमयी झील है। रहस्यमयी झील इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नर कंकाल मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो इसलिए इसको रहस्यमयी झील कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अष्टमुदी, अष्टमुदी केरल में है ना, एक कयाल है ये, और कयाल, ये अष्टमुदी आपका आर्द्र भूमि स्थल रामसर साइट भी है ये, ठीक है, रामसर साइट है ये, लैगून है या कयाल भी बोल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अष्टमुदी का अर्थ जो होता है वो होता है 8 शाखाएं, मतलब इस झील की 8 शाखाएं हैं, एक दो नहीं है, पूरी 8 शाखाएं हैं इसकी, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। आगे है चंदुबी, चपनाला, हावलांग, ये सब आ चुके हैं एग्जाम में, तो ये आसाम में है। चंदुबी, चपनाला और हाफलांग झील, इनके बारे में ये पूछे गए हैं प्रश्न इन पे, तो ये आसाम में स्थित है, ध्यान रखना इसका। फिर है एक चेम्बरम बक्कम झील। चेम्बरम बक्कम झील तमिलनाडु में है, और यह अडयार नदी है जिसका उद्गम स्थल भी है। तो अडयार नदी का उद्गम स्थल है क्या, चेम्बरम बक्कम, तमिलनाडु में स्थित है। फिर हुसैन सागर है, उस्मान सागर है, हैदराबाद में स्थित है, ये कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील है हुसैन सागर और उस्मान सागर जो कि हैदराबाद में स्थित है। फिर रेणुका, ये भी रामसर साइट है ना, नाको झील, ये हिमाचल प्रदेश में, तो ध्यान रखना रेणुका जो है रामसर साइट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब दो अगर देखा जाए तो रेणुका आपकी पड़ जाती है सिरमौर में, और नाको झील आपकी किन्नौर जिले में पड़ती है, ठीक। एक अचार झील है, अचार झील, अंचार बोलते हैं, ठीक, ये जम्मू कश्मीर में है। फिर घेपन झील आती है, तो घेपन झील आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, ठीक है ना। तो अचार झील जम्मू कश्मीर और घेपन झील आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। हो गई झीलें, हो गई। एक झील और है, प्रश्न उससे भी आ चुका है, एक है नक्की झील। तो ये नक्की कहाँ है, राजस्थान में है ना, नक्की झील आपकी राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, इन पे प्रश्न आते ही हैं। अभी जैसे बिहार स्पेशल बीपीएससी है 66, तो उसमें जरूर पूछे जाएंगे, तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे है जलवायु। जलवायु के बारे में अगर बात की जाए, जलवायु में क्या, मौसम, मानसून, चलिए एक तो सबसे पहले मानसून जो है अरबी शब्द है, एक मौसम जिसका परिवर्तित रूप है, परिवर्तित हिंदी रूपांतरण है। तो अरबी शब्द का जो मौसम शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण है मानसून, ठीक है। भारत में कुल वर्षा का 92% इसका योगदान है मानसून का। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ऐसा होता है, और जो कि केरल से शुरू होता है। इतना सब ठीक है। कुछ चीजें हैं, जैसे भारतीय कृषि का अधिकांश भाग भी मानसून पर ही निर्भर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, एक तो है जलीय स्थलीय भाग का भिन्न मात्रा में गर्म होना। मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, जलीय और स्थलीय भाग का भिन्न मात्रा में गर्म होना मानसून की उत्पत्ति का कारण बनता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। बिहार का एग्जाम है अभी बीपीएससी 66, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ से भी आपको फायदा मिले, ठीक। अब अगर बात करें हम भारतीय जलवायु
जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं नॉर्मल तरीके से, स्थिति और अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, उत्तर, फिर वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या होगी, स्थलाकृति, मानसून पौने वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं कुछ, जिनके बारे में अगर जानना है तो स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार बोल सकते हैं इसको, सेम वही जो बताए थे। अक्षांशीय विस्तार आपको पता है, अक्षांशीय विस्तार अक्षांशीय हो या देशांतरी भारत का 30 डिग्री का है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार इसमें योगदान देता है जलवायु को प्रभावित करने में, देशांतर नहीं देता, ठीक है ना। दूसरी चीज, समुद्र से दूरी। तटीय प्रदेशों में क्या होता है, तटीय प्रदेशों में जलवायु सम और अनुसमुद्री होती है, लेकिन आंतरिक भागों की जलवायु को अगर देखा जाए वो अति विषम या फिर महाद्वीपीय प्रकार की हो जाती है, ठीक। तीसरी स्थिति क्या है, उत्तर पर्वतीय श्रेणियां, हिमालय है। तो उत्तर पर्वतीय श्रेणियां क्या करती हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में हिमालय का क्या महत्व है, तो उसका महत्व ये है कि मध्य एशिया से जो ठंडी और शुष्क हवाएं आती हैं उनको रोक देता है। दूसरी चीज, दक्षिण पश्चिम मानसून के सामने अवरोध के रूप में खड़ा हो जाता है, तो वो बारिश होती है उससे। कहाँ पे, मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, आपको पता है। फिर भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया के बीच में जलवायु विभाजक का काम करता है, ये भी है। एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप आपका पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, ये सब कुल मिला, बांग्लादेश और सब कुछ, ठीक है। और ये है हिमालय, ऐसे ही तो है हिमालय। बाकी एशिया पूरा ये रहा आपका, तो क्या है ये, जलवायु विभाजक का काम करता है, जल विभाजक का नहीं बल्कि जलवायु विभाजक का काम करता है। ध्यान रखना कि जल विभाजक और जलवायु विभाजक में बहुत अंतर है। तो जलवायु विभाजक का काम करता है भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया के बीच में हिमालय, ठीक है। इसके अलावा फिर स्थलाकृति की बात करें तो स्थलाकृति कैसे प्रभावित करेगी, तो स्थलाकृति में क्या क्या हो सकता है, तापमान, ठीक है, वायुमंडलीय दाब, इसके अलावा पवनों की दिशा, मतलब स्थल से चल रही या फिर समुद्र से, ये स्थल की पवन की दिशा यही होती, ठीक है। स्थल चले तो शुष्क रहेगी, उधर से आएगी जब समुद्र की तरफ से क्या होगा, उसमें आर्द्रता रहेगी, ठीक। इसके अलावा फिर वर्षा की मात्रा, ठीक है ना। तो ये सारे स्थलाकृति के। फिर है मानसून पवने, है ना। तो मानसून पवने हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी है ही है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दो प्रकार के मानसून होते हैं भारत में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे पूर्वी जेट प्रवाह होता है, यह हिमालय और तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से उत्पन्न होता है। हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से उत्पन्न होता है पूर्वी जेट प्रवाह। ध्यान रखना है कि पूर्वी जेट प्रवाह कैसे उत्पन्न होता है, तो हिमालय और तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से। इन्हीं स्थलों में हुए विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु का दक्षिणवर्ती परिसंचरण आरंभ होता है और वो दो वायु राशि दो दिशाओं में फिर बढ़ जाती है, ठीक है। इन्हीं स्थलों पे क्या होता है, यहाँ हिमालय तिब्बत के मध्य जो उच्च स्थल हैं, यहाँ जब ग्रीष्म तापन उत्पन्न होता है तो उसके बाद यहाँ पे जो विकिरण होता है यहाँ से, वो क्षोभ मंडल में वायु का दक्षिणवर्ती परिसंचरण आरंभ हो जाता है, जिससे वायु राशि दो दिशाओं में बढ़ती है। एक चली जाती भूमध्य रेखा की ओर, जिसको हम पूर्वी जेट बोलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये सब देखिए हमने बताया, लेकिन फिर भी भारतीय जलवायु पर हिमालय और तिब्बत का क्या महत्व होता है, प्रभाव क्या पड़ता है हिमालय और तिब्बत का,
तो इसमें मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय मध्य एशिया के ग्रीष्मतापन भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम होती है। ठीक है, ये जो मानसून पवनों की उत्पत्ति होती है वो क्या है? मानसून पवनों की जो उत्पत्ति होती है वो हिमालय और मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन साथ में भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण का संयुक्त प्रभाव का परिणाम होती है मानसून पवनों की उत्पत्ति। ध्यान रखना इसका, किसकी उत्पत्ति? मानसून पवनों की उत्पत्ति किसका परिणाम है? तो आपको पता होना चाहिए हिमालय और मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन और भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम होती है। ठीक, फिर बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या और उनका मार्ग IT से CZ की स्थिति पर निर्भर करता है। तो बंगाल की खाड़ी में जो उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ये प्रश्न आ चुका है पहले। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनकी संख्या और उनका जो मार्ग होता है वो ITCZ पर निर्भर करता है। जैसे आपको पता है कि ITCZ जो है ये है ITCZ, ठीक है, ये है 0 डिग्री। सूर्य क्या करता है? कभी उत्तर जाता है कभी दक्षिण रहता है। तो जैसे उत्तर में सूर्य आके चमक रहा है तो ITCZ थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा। दक्षिण में अगर सूर्य चमकता है तो ITCZ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना है। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या और उनका मार्ग होता है वो ITCZ की स्थिति पर निर्भर करता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब भारत में सबसे ज्यादा वर्षा आपको पता है कि मौसमराम में होती है। थोड़ा बहुत और है। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब जो है इस समय 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में चल रही है। ये वाला प्रश्न आ चुका है स्टेटमेंट के रूप में, थोड़ा सा इनको इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत। भारत में शीतकाल में मानसून पवनें जो हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। भारत में जो शीतकाल में मानसून पवनें होती हैं वो स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, ये भी चीज़ है। फिर शीतकाल में वर्षा कैसे होती भाई? शीतकाल में जो वर्षा होती है वो होती पश्चिमी विक्षोभ के कारण। शीतकाल की जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जिसको राजस्थान में बोलते हैं मावट। इनके स्थानीय नाम भी है। तो स्थानीय नामों में अगर राजस्थान में देखा जाए शीतकालीन वर्षा को तो उसको बोलते हैं मावट, और यह पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? ये पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र होता है। पश्चिमोत्तर भारत में, ये भारत है ना, ऐसे, फिर ऐसे करके जैसे ये हमारा राजस्थान। तो पश्चिमोत्तर भारत की बात है, ये वाला जो एरिया पड़ेगा ये है पश्चिमोत्तर क्षेत्र हमारा। ठीक है, क्योंकि वेस्ट तो यही है ना। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भारत में उच्च दाब का क्षेत्र होता तो पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिम में से ये पूर्व की ओर चलता है। उत्तर पश्चिम से ये कहाँ जाता है? पूर्व की ओर चलता है। पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक, ये दो बातें क्लियर हुई। इस पे भी प्रश्न आ चुका है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। शीतकाल में वर्षा कैसे होती? पश्चिमी विक्षोभ का, राजस्थान में इसको मावट बोलते हैं। पश्चिमी उत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र होता है, फिर उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ये चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवने हैं। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो बनते हैं उसका एक कारण है उपोष्ण पछुआ जेट पवने। ठीक है, फिर उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मतलब इधर से, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये हुआ ना उत्तर पूर्व। ठीक, तो उत्तर पूर्वी मानसून जो है बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करता है और अक्टूबर से नवंबर के बीच में तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में घटते क्रम में है झंझावती वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून जब चलता है
और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ले लेता है तो वो तमिलनाडु के तट पे, दक्षिणी आंध्र के तट पे, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी केरल में क्या करता है, झंझावाती बारिश करता है ये उत्तर पूर्वी मानसून। तो एक चीज ये भी कंफर्म है कि उत्तर पूर्वी मानसून अपनी झंझावाती वर्षा के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में होता है ये काम। और ये जो क्षेत्र है तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, फिर दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, फिर दक्षिण पूर्वी केरल, ये घटते क्रम में बताया गया है कि उत्तर पूर्वी मानसून से कैसे कितनी वर्षा किसको कहाँ मिलती है। ठीक है, संस्थाएं हैं कुछ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में है, इसका गठन 1875 में हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में है, 1875 में इसका निर्माण हुआ। और सुनामी वार्निंग सेंटर की अगर बात करें तो ये हैदराबाद में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, ये हो गया हमारा जलप्रपात और क्या, जलवायु। ठीक है, कुछ चीजें और हैं, जैसे कि मानते हम कि शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन या फिर उत्तर पूर्वी मानसून, शीतकालीन या उत्तर पूर्वी मानसून का क्या है भाई कि मौसमी दशाएं उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप पर बनती हैं, ये हमने पहले बताया है। उच्च दाब क्षेत्र वहां विकसित हो जाता है इसलिए। ठीक, ठंडी और शुष्क होती है शीतकालीन या उत्तर पूर्वी मानसून, ठंडी और शुष्क होती है, वर्षा नहीं करती है, साथ में मौसम को ठंडा रखती है। बंगाल की खाड़ी गुजरते समय आर्द्रता लेती है, फिर उसके बाद कोरोमंडल तट पे क्या होता है, बारिश कर देती है। ठीक है, कोरोमंडल तट। फिर स्थायी और भूमंडलीय पवनें होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि शीतकालीन या उत्तर पूर्वी मानसून क्या होती है, ये स्थायी या भूमंडलीय पवनें होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्मकालीन। देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून को हम बोलते हैं शीतकालीन, दक्षिण पश्चिम की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन। तो दक्षिण पश्चिम मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून उत्तर पश्चिमी भाग ऊंचे तापमानों के कारण अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, तब इसकी उत्पत्ति होती है। कैसे कि उत्तर पश्चिमी भाग जो है ऊंचे तापमान के कारण अत्यधिक गर्म होता है, इससे दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है। ठीक, समुद्र के ऊपर बहने से ये आर्द्रता भी इसके पास बहुत ज्यादा होती है ना। फिर इसके अलावा और क्या है, अब दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो ये जून से सितंबर तक होता है, और यह जो है ITCZ की स्थिति पर निर्भर करता है, ये हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, फिर ऊपरी वायु परिसंचरण है, यह ऊपरी वायु तंत्र में बहने वाली जेट धाराएं होती हैं। ठीक ना। अब पश्चिमी जेट वायुधारा और उसका प्रभाव अगर देखा जाए तो पश्चिमी जेट वायुधारा और उसका प्रभाव ये है कि शीतकाल में समुद्र तल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह चलती है, समशीतोष्ण क्षेत्र में चलती है, हिमालय के द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक होती है उत्तरी शाखा और एक होती है दक्षिणी शाखा। तो दक्षिणी शाखा जो होती है इसी से भारत की शीतकालीन मौसम दशा को प्रभाव मिलता है। ठीक है, तो दक्षिणी शाखा जो होती है किसकी, पश्चिमी जेट वायुधारा की, तो उसी से भारत की शीतकालीन मौसम दशा को प्रभाव मिलता है। ठीक, फिर भूमध्यसागरीय प्रदेशों पश्चिमी विक्षोभों को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी होती है, ये हमने आपको बता दिया। अच्छा, पश्चिमी विक्षोभ हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, बहुत हो गया कि पश्चिमी विक्षोभ है क्या, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो इसका परिणाम ये है कि उत्तर पश्चिमी मैदानों की शीतकालीन वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। ठीक, दूसरी चीज, ये तो वर्षा हो गई उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, इसके अलावा क्या है, ओलावृष्टि। ठीक है, फिर भारी हिमपात जो है ये जो है पश्चिमी विक्षोभ के ही कुछ परिणाम है। ठीक है, इतना हुआ। आगे भी देख ले थोड़ा सा। पूर्वी जेट वायुधारा के बारे में हमने बता दिया ऊपर। इसमें ग्रीष्मकाल में होता है, सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में जब लंबवत चमकता है सूर्य, उत्तरी गोलार्ध में ITCZ हमने बताया था उसकी स्थिति,
तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है तब पूर्वी जेट वायुधारा उत्पन्न होती है, और तिब्बत का पठार गर्म होने से क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ उत्तर की ओर खिसक जाता है। तिब्बत का पठार जब गर्म हो जाता है तो क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर की ओर खिसक जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के आने में मदद करता है पूर्वी जेट वायुधारा। तो ये ध्यान रखना है कि पूर्वी जेट वायुधारा जेट धारा ये किसमें सहायक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के आने में सहायक होता है। ठीक, एक चीज और है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भी हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए इसकी विशेषता क्या होती है। तो इसकी दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि इनका कोई वापस जाने का या आने का निश्चित समय नहीं है। कुछ प्रदेशों के ऊपर बिना वर्षा की ये निकल जाती है। फिर मानसून का मनमौजी स्वभाव होता है, कभी अधिक वर्षा होती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी अकाल पड़ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। जलवायु में आम्र वर्षा भी एक होती है, इसके बारे में भी थोड़ा जान जाए, इस पे भी सवाल प्रश्न आ जाते हैं। तो आम्र वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी से जो उत्पन्न तूफान होते हैं उनके फलस्वरूप अप्रैल के महीने में, पहली बात कब, अप्रैल के महीने में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न जो तूफान होते हैं वो बंगाल, इसके फलस्वरूप क्या होता है, अप्रैल महीने में केरल और कर्नाटक, कहाँ कहाँ होती है आम्र वर्षा, केरल और कर्नाटक में होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो मानसून पूर्व वर्षा फुहार होती है उसी को आम्र वर्षा बोलते हैं। ये आम की फसल के लिए बड़ी लाभदायक होती है, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, अब भारत के बारे में अगर करें, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। वर्षा के जल का संचयन एक ऐसी जल प्रबंधन युक्ति है जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली, ये वाला प्रश्न तो आ चुका है। ठीक है, कि जो वर्षा के जल का संचयन होता है अगर वो कर लिया जाए तो जल प्रबंधन की एक युक्ति मानी जाती है, और भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली युक्ति है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, प्रश्न एक और है, यूपीएससी का ही प्रश्न था, कभी आ गया था पहले, कि भारत में वर्षा बहुत हो रही है फिर भी यह देश जो है, भारत जो है, ये प्यासी धरती समझा जाता है। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है कि वर्षा का जो पानी होता है वो तेजी से बह जाता है नदी में, नालों में, कहीं भी। फिर वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर ऊपर उठ जाना, फिर वर्षा को कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, यही रीजन है कि भारत में वर्षा तो अधिक होती है लेकिन फिर भी ये प्यासी धरती समझा जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अक्षांशीय विस्तार हमने बोला था कि वो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। हिमालय में जो हिमपात होता है, ये प्रश्न आ चुका है, हिमालय में जो हिमपात होता है वो होता है तुंगता के कारण। हिमालय में हिमपात जो होता है वो तुंगता के कारण होता है, तो ये भी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगले वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्रश्न जरूर बताया करें आप लोग, और नहीं बता सकते तो आप कम से कम ध्यान से सुनिए इसे। ठीक है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, अगले वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।